हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड रूलान को देखते हैं, जो कि अपने बेटे ज़ियाओली के बारे में ही सोच रही थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि आपके बेटे को सेरेब्रल ल्यूकेमिया हो चुका है, जिसे ट्रीट करने के लिए एक्सपेंस काफी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ही उसे मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ रही है और आज बार में भी वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ही आई थी। सुपरवाइजर उसे समझा रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस तुम मेहनत से अपनी जॉब करती रहना। जो कहने के बाद वो उसे अपने कुछ बड़े कस्टमर्स के पास ले आती है, जिसमें हमारा मेल लीड ली बाओ भी बैठा हुआ था। वो तो अचानक से इसे अपने सामने देखकर हैरान हो गया। रूलान भी इसे देखकर कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो इसे देखकर वापस जाने लगी। ली बाओ बोला कि रुको जरा, क्या ये तुम्हारा तरीका है कस्टमर्स को सर्व करने का? सुपरवाइजर से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ हमें सिर्फ यही लड़की सर्व करे, जिस पर सुपरवाइजर भी रूलन को इनके पास छोड़कर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ली बाओ रूलन से कहता है कि आज से 5 साल पहले तो मुझे सिर्फ 3 मिलियन के लिए छोड़कर चली गई, क्या तुम्हारी नजर में पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रूलन बोली कि हाँ, मेरी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा ही है। आज भी अगर तुम मुझे पैसे दो तो जो तुम कहो मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ। ली बाओ भी ये सुनकर आराम से पीछे सोफा पर बैठ गया। कहने लगा कि ठीक है, ये जितनी भी बियर्स की बोतल पड़ी है तुम इन सबको फिनिश करोगी। वो जानता था कि रूलन ड्रिंक नहीं कर सकती, पर आज पैसों की खातिर रूलन ये करने के लिए भी तैयार थी। वो पहली बोतल उठाती है और उसे ड्रिंक करने लगी, जबकि उसे देखकर गुस्सा आ रहा था कि ये इतनी चीप कब से हो गई। फौरन से उसके हाथ से वो बोतल नीचे फेंक देता है। कहने लगा कि पहले तो तुमने कभी भी ड्रिंक नहीं किया था, पर पैसों के लिए तुम इतना ज्यादा गिर गई हो, आखिर क्यों? रूलन बोली कि पैसा किसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, मेरी नजर में भी सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ही तो मैं तुम्हें आज से 5 साल पहले छोड़ कर गई थी। ली बाओ ये सुनकर उसकी तरफ बहुत सारे पैसे फेंक देता है कि तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए, बस तुम्हें घुटने टेक कर इन सबको एक एक करके चुनना होगा। उसका ये रवैया रूलन को तकलीफ तो काफी ज्यादा दे रहा था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल ऐसा ही करने लगी। साथ ही वो आज से 5 साल पहले के बारे में सोच रही थी, जब ली बाओ की मॉम ने इसे फोर्स किया था ली बाओ को छोड़ देने के लिए, क्योंकि उनकी नजर में इन दोनों के हॉरोस्कोप्स मैच नहीं कर रहे थे, और जब तक हॉरोस्कोप्स मैच नहीं करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि रूलन उनके लिए बैड लक है। मॉम उसे 3 मिलियन भी ऑफर कर रही थी, पर वो बोली कि मॉम आप इस तरह के सुपरस्टिशंस पर कैसे बिलीव कर सकती है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी मॉम को कॉल आई और उन्हें ली बाओ के एक्सीडेंट के बारे में बताया गया। इससे तो उनका बिलीफ और भी ज्यादा पक्का हो गया। डॉक्टर्स ने बताया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके, ली बाओ को कब होश आएगा इस बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। जिसके बाद मॉम ने रूलन को इमोशनली ब्लैकमेल करके दूर भेज दिया था कि अगर तुम सच में ही ली बाओ से प्यार करती हो तो दोबारा कभी भी उसकी लाइफ में मत आना। प्रेजेंट में ली बाओ को उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जिस लड़की से उसने सच्चा प्यार किया वो सिर्फ उसके साथ पैसों की खातिर थी। जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा कि तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए ना, आज की रात तुम मुझे अच्छे से सर्व करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा इसके बदले। रूलन उसे अपना हाथ छुड़ाकर थप्पड़ मार देती है कि जितना तुम समझ रहे हो मैं उतनी भी चीप नहीं, जिस पर ली बाओ दोबारा से उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। यहाँ ली बाओ की फियांसे याली भी पहुंच आई, जो रूलन को देखकर कहने लगी कि 5 साल से तुम कहाँ गायब थी, मैं तुम्हारे बारे में कितना परेशान हो रही थी। खैर तुम्हें मजे की बात बताऊं, मेरी और ली बाओ की एंगेजमेंट हो चुकी है, 2 महीने में हमारी शादी होगी। ये सुनकर रूलन ने इन दोनों को इनकी लाइफ के लिए बेस्ट विशेष दी। तभी उसे उसके बेटे ज़ियाओली की कॉल आई, जो कह रहा था कि मॉम आप घर कब वापस आएंगी, मुझे अकेले डर लग रहा है। रूलन बोली कि बेटा बस थोड़ी देर, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर तो ली बाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम्हारा एक बेटा भी है। रूलन ने उसे अपने बेटे की पिक्चर दिखाई कि हाँ ये मेरा बेटा ज़ियाओली है। ली बाओ ने तो इस पर उसे गले से ही पकड़ लिया कि तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चीप निकली। रूलन कहती है कि क्या तुम्हें अपना आप चीप नहीं लग रहा कि तुम अपनी फियांसी के सामने किसी पराई औरत से पूछ रहे हो कि उसने किसी और से शादी क्यों की? वैसे तो रूलन भी ये बात जानती थी कि ली बाओ मुझसे सच्चा प्यार करता था, इसलिए ही उसे इस बात से कंसर्न्ड है, जबकि वो गुस्से में वहाँ से चला गया। आज जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। रूलन कभी भी दोबारा से ली बाओ के सामने नहीं आना चाहती थी, पर आज उसे हर्ट करके इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ बाहर आकर याली ली बाओ से कहती है कि अगर तुम्हें बच्चे ही पसंद है तो हम भी जल्दी से शादी करके बच्चे ला सकते हैं, जबकि ली बाओ को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगा कि मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हें घर तक छोड़ देगा। उसके जाने के बाद यहाँ याली को गुस्सा आ रहा था कि इस लड़की को हमारी लाइफ में वापस आने की क्या जरूरत थी, यकीनन ये मुझसे ली बाओ को छीनना चाहती है। नेक्स्ट सीन में घर पहुँचने पर रूलन ज़ियाओली को देखकर उसे हक करते हुए रोने लगी। वो बोला कि मॉम आप क्यों रो रही है, क्या मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा? इस पर रूलन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, देखो मॉम तुम्हारे लिए कितने ज्यादा पैसे कमा कर लाई है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज करवाऊंगी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ली बाओ ज़ियाओली को फॉलो करने के लिए उसके स्कूल आया था, बिकॉज आज भी वो रूलन से प्यार करता है और जानना चाहता था कि क्या वो सच में किसी और का बेटा है। ज़ियाओली दिखने में उससे 4 to 5 इयर्स का चाइल्ड लग रहा था, इसलिए वो सोचने लगा कि क्या जिस वक्त रूलन मुझे छोड़कर गई कहीं ऐसा तो नहीं कि तब वो प्रेग्नेंट थी। इससे पहले कि ली बाओ उसके पास जाता, तभी ज़ियाओली के पास हमारा सेकंड मेल लीड वोंग आ जाता है। ये कहकर कि आज तुम्हारी मम्मी बिजी थी इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। ज़ियाओली बोला कि मेरे क्लास में सबके डैड्स होते हैं, बस मेरे ही डैड नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्या मैं आपको डैड कह सकता हूँ? वोंग बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे डैडी कहकर बुलाओ। जिसके बाद ज़ियाओली उसे डैडी डैडी कहने लगा। ये यहाँ पर ली बाओ ने भी सुन लिया। अब तो उसकी ये खुशफहमी भी दूर हो गई कि ज़ियाओली मेरा बेटा हो सकता है, क्योंकि उसके पास उसका डैडी मौजूद था। नेक्स्ट सीन में रूलन को ऑफिस में दिखाया गया, जहाँ उसका बॉस उसे उसके हार्डवर्क के लिए अप्रिशिएट कर रहा था, और ये भी कि अगर हमारा आज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगा। लेकिन किस्मत का करना कुछ यूँ हुआ कि जिस बिग कस्टमर के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लिए जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ली बाओ ही होता है, जिसके तो अभी पुराने जख्म ही ताजा हो गए थे। रूलन को यहाँ पर देखकर वो कंपनी के प्रेसिडेंट
डॉक्टर से कहने लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। वो बोला कि क्यों नहीं हो सकता, कोई तो वजह होगी, जिस पर लीबाओ ने इसकी वजह रूलन बताई। साथ ही वो उठकर वहाँ से जाने लगा कि जब तक ये लड़की इस कंपनी में है तब तक मैं तुम लोगों के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला। अब ये तो उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस था। उसने फौरन से रूलन को फायर कर दिया। वो कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने पिछले 5 सालों से इस कंपनी के लिए कितनी मेहनत की। इवन के वो लीबाओ की भी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है, मेरा बेटा बीमार है। जबकि लीबाओ तो अभी अभी उसके बेटे को वोंग के साथ देखकर आया था, उसे गुस्सा रहा होता है। उसका हाथ झटकते हुए बोला कि मुझे अपने गंदे हाथों से टच मत करो। रूलन तो ये सुनकर एक लफ्ज भी नहीं कहती और खुद ही वहाँ से चली गई। जबकि लीबाओ अभी भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता। इस पर तो सीईओ को सारा का सारा गुस्सा रूलन पर ही आ रहा था। उसका सामान फेंकते हुए कहने लगा कि तुम अभी भी यहीं खड़ी हो। इसमें एक छोटा सा टेडी बियर भी होता है जो कि लीबाओ ने उसे फर्स्ट गिफ्ट दिया था और रूलन इस पर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। गुस्से में उससे पूछने लगा कि तुमने आज भी इसे संभाल कर क्यों रखा हुआ है, आखिर तुम इसे प्रूफ क्या करना चाहती हो। रूलन भी उसके सामने ब्रेव बनकर उस टेडी बियर को कैंची से काट देती है, ये कहकर के ये मेरे लिए सिर्फ कचरा है, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो गए होगे ना। और फिर एक फ्रेम उठाते हुए वहाँ से चली गई जिसमें उसकी और ज़ियाओली की पिक्चर थी। यहाँ इस कंपनी का सीईओ लीबाओ से कहने लगा कि क्या प्लीज आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जिस पर लीबाओ बोला कि तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी कंपनी का नामो निशान भी मिटा दूंगा। असल में वो तो रूलन को जानबूझकर टॉर्चर कर रहा था, पर ये वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे कोई और टॉर्चर करे। जाते हुए उसने रूलन को देखा जो कि ज़ियाओली की पिक्चर को देखकर रो रही थी। इधर लीबाओ दिल ही दिल में कहने लगा कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। उसके जाने के बाद यहाँ रूलन को कॉल आती है कि ज़ियाओली की तबीयत बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाओ। जो सुनकर वो फौरन से हॉस्पिटल जाने लगी। हॉस्पिटल पहुँचने पर डॉक्टर ने बताया कि ज़ियाओली को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसका मैच बोन मैरो ढूंढा जाए जो कि सिर्फ उसके रिलेटिव्स का ही हो सकता है। डॉक्टर्स की ये सारी बातें सुनने के बाद अगले ही सीन में वो लीबाओ के घर पहुंच आई थी, जहां सबसे पहले सामना उसका याली से हुआ। वो इसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती कि तुम अब मुझसे मेरे फियांसी को भी छीनना चाहती हो। रूलन बोली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, पर अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो मेरा बेटा मर जाएगा। याली बोली कि तुम्हारे बेटे से लीबाओ का क्या लेना देना, जिस पर रूलन ने बताया क्योंकि वो लीबाओ का बायोलॉजिकल सन है। याली को तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तब तक वहाँ लीबाओ भी पहुँच चुका था, जिसने ये सुन लिया। कहने लगा कि क्या तुम सच कह रही हो। वो बोली कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तब पता चला जब मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी थी। इसके बाद मैंने अपने बेटे को अकेले ही राइज किया, पर आज उसे तुम्हारी जरूरत है। पर लीबाओ उसकी बातों का यकीन क्यों करता, उसने तो अपनी आंखों से देखा था जब ज़ियाओली वोंग को डैडी कह रहा था। इसलिए वो उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आने लगा कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो। रूलन उसकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, हमारा बेटा मरने वाला है। साथ ही वो उससे माफी भी मांगती है कि मैंने तुम्हें हमारे बेटे के बारे में पहले नहीं बताया, पर वो तुम्हारा ही खून है, अगर तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। आखिरकार लीबाओ बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। असल में वो जानना चाहता था कि अगर ज़ियाओली सच में ही मेरा बेटा है तो रूलन को मेरे साथ नाइट स्पेंड करने में कोई भी इशू नहीं होगा, पर अगर वो किसी और की वाइफ हुई तो कभी भी नहीं मानेगी। रूलन पहले तो मान गई कि अगर तुम ज़ियाओली की जान बचा लो तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर जब लीबाओ बोला कि आज और अभी, तो उसने इसे थप्पड़ मार दिया कि हमारा बेटा आईसीयू में पड़ा हुआ है और तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। अपने पास से नाइफ निकालते हुए बोली कि इससे तो बेहतर होगा तो मुझे यहीं पर ही मार डालो। जबरदस्ती ही उसने लीबाओ के हाथ तो खुद को नाइफ से हिट कर दिया, जबकि लीबाओ तो ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ रूलन लीबाओ को हॉस्पिटल ले आई थी। डॉक्टर से कहने लगी कि ये ज़ियाओली का फादर है, इसका बोन मैरो जरूर मैच करेगा। यहाँ वोंग को देखकर लीबाओ को गुस्सा आ गया, कहने लगा कि यही वो लड़का है जिसे ज़ियाओली डैडी कह रहा था, आखिर इसका तुम दोनों के साथ क्या रिलेशनशिप है। वोंग बोला कि यकीनन आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, असल में ज़ियाओली चाहता था कि उसका भी कोई डैड हो, तो मैंने उसे कहा कि तुम मुझे डैडी कहकर बुला सकते हो। इतना सब कुछ जान लेने के बावजूद भी उसने एक शर्त रख दी कि मैं बोन मैरो के साथ साथ डीएनए टेस्ट भी कराऊंगा, ताकि मुझे 100% यकीन हो जाए कि ज़ियाओली मेरा ही बेटा है। इसके लिए रूलन भी मान गई, क्योंकि इसमें कोई शक की बात भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आता है। लीबाओ आते साथ ही रूलन पर चीखने चिल्लाने लगा कि अगर ज़ियाओली सच में ही मेरा बेटा है तो फिर मेरा बोन मैरो उसके साथ मैच क्यों नहीं किया। इस बात का यकीन तो रूलन को भी नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी नर्स ने आकर बताया कि मिस्टर आप जो रिपोर्ट लेकर आए हैं वो गलत है, आपकी रिपोर्ट ये रही, जिसमें उसका बोन मैरो सक्सेसफुली ज़ियाओली के साथ मैच कर गया था, लेकिन वो इस पर भी रिलाई नहीं करना चाहता और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का वेट करना चाहता है ताकि वो सच्चाई जान सके। कुछ ही देर में अर्जेंट बेसिस पर डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई, जो कि इससे बिल्कुल अगेंस्ट थी। उसे ये साबित हो रहा था कि ज़ियाओली लीबाओ का बायोलॉजिकल बेटा नहीं। असल में ये झूठी रिपोर्ट बनवाई गई थी, क्योंकि याली ने इसके लिए लैब असिस्टेंट को बहुत बड़ी रकम पे की, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती कि लीबाओ उसे छोड़कर जाए। इधर लीबाओ को तो रिपोर्ट देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूलन बोली कि नहीं, ये गलत रिपोर्ट है, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो, ज़ियाओली तुम्हारा ही बेटा है। डॉक्टर बोला कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमारे लैब असिस्टेंट से गलती नहीं हो सकती। लीबाओ के पास रूलन पर यकीन करने की कोई भी वजह नहीं थी। ये कहते हुए जाने लगा कि चाहे मेरा बोन मैरो मैच भी कर रहा है, मैं फिर भी ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा। रूलन के पास अब कोई भी चारा नहीं था सिवाय उसकी मिन्नतें करने के, तो वो ऐसा ही करने लगी कि प्लीज मत जाओ, हमारा बेटा मर जाएगा, वो तुम्हारा ही खून है, तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा। लीबाओ बोला कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा कि मैं कैसे रहा जब तुम मुझे छोड़कर गई। इतनी मिन्नतों के बावजूद भी वो जरा नहीं पिघला, वहाँ से जाने लगा। तभी नर्स ने रूलन को बताया कि मिस हमें कोई और बोन मैरो ढूंढना होगा, क्योंकि आपके बेटे की कंडीशन बहुत सीरियस है, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वो रात तक भी जिंदा रह पाएगा
जाएगा या नहीं। और नर्स की ये बात यहाँ ली बाओ ने भी सुन ली। फिर वो गाड़ी तक तो पहुँच आया पर वो यहाँ से जा नहीं पा रहा क्योंकि उसे वो सारी बातें याद आ रही थी जो रूलन ने कही कि प्लीज यहाँ से मत जाओ वरना तो हमारा बेटा मर जाएगा। दूसरी तरफ रूलन को ज्याओली के साथ दिखाया गया जहाँ वो कह रहा था कि मम्मा आप रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, बस आप मुझसे वादा कर लो कि अगले जन्म में भी आप मेरी ही मॉम बनेंगी। इस बात पर रूलन को रोना आ गया। वो फौरन वहाँ से बाहर आ जाती है। वहीं ली बाओ भी हॉस्पिटल में वापस आ गया था। उसने रूलन को नीचे बैठकर रोते हुए देखा, शायद ही उसका माइंड अब बदल गया हो। नेक्स्ट सीन में जब वो ज्याओली के साथ बैठी थी तभी नर्स ने आकर बताया कि हमें नोटिस मिला है, आपके बेटे के लिए सूटेबल बोन मैरो मिल गया, आप जल्दी से इसे सर्जरी के लिए रेडी करें। वो रहमदिल इंसान कौन है इस बारे में तो रूलन नहीं जानती, पर वो ज्याओली से कहने लगी कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मॉम तुम्हें बचा लेगी। नेक्स्ट सीन सर्जरी रूम का दिखाया गया जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ली बाओ होता है, पर उसने डॉक्टर को मना कर दिया इस बात को सीक्रेट ही रखा जाए, यानी कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले कि बोन मैरो मैंने ट्रांसप्लांट किया। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया जहाँ सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी थी। इस पर रूलन बहुत खुश होती है। उसने नाम पूछा कि क्या मैं जान सकती हूँ कि वो काइंड इंसान कौन है। तो डॉक्टर बोला कि हम आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि उसने खुद ही अपना नाम सीक्रेट रखने के लिए कहा। यहाँ वोंग को याद आता है कि उसने कुछ देर पहले ली बाओ को जाते हुए देखा और वो इंजर्ड भी लग रहा था। उसे यकीन हो गया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ली बाओ ही है। लेकिन वो रूलन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। कहने लगा कि अगर उसने अपना नाम सीक्रेट रखने के लिए कहा है तो तुम भी उसकी काइंडनेस याद रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है जहां ली बाओ हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए आया था, पर जब रूलन ने उसे देखा तो वो उसे देखते साथ ही थप्पड़ मार देती है कि तुमने हमारे साथ कितना बुरा किया, अब क्या यहाँ हॉस्पिटल में दोबारा तुम हमारी बेबसी देखने के लिए आए हो। वोंग कहने लगा कि यहाँ इसके साथ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं, चलो हमें जाना चाहिए। जब वो जाने लगी तो ली बाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी इंजरी के बारे में पता लगने नहीं देता। कहने लगा कि तुम्हारे बेटे की सर्जरी सक्सेसफुली हो गई ना, अब तुम अपना वो वादा पूरा करो जो कल तुमने मुझसे किया था, यानी कि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। इस पर रूलन उसे अच्छी खासी बातें सुनाने लगी कि कल तो तुम हमारी तरफ पीठ फेर कर चले गए, एक बार मुड़कर देखना भी तुमने गवारा नहीं समझा और आज तुम्हें अपना प्रॉमिस याद आ रहा है कि मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करूं। ली बाओ इसे अपने मुंह से बताना भी नहीं चाहता कि तुम्हारे बेटे की जान मैंने बचाई। डॉक्टर से कहने लगा कि इसके बेटे का ट्रीटमेंट फौरन से बंद कर दो क्योंकि ये हॉस्पिटल ली बाओ की फैमिली का था। वो रूलन को ये बात बताना चाहता था कि अब भी तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। जबकि वोंग भी रूलन को पसंद करता था, वो नहीं चाहता कि ली बाओ इसके साथ नाइट स्पेंड करे। कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, हम ज्याओली को किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देंगे। डॉक्टर ने मजीद बताया कि मैं नहीं जानता मिस्टर ली बाओ की क्या शर्त है, हम अगर ज्याओली की सर्जरी अभी ही हुई है, इस तरह उसे किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना कोई अकल की बात नहीं। रूलन जानती थी कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए वोंग के इतना मना करने के बावजूद भी वो ली बाओ के साथ चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को साथ में दिखाया गया जहाँ ली बाओ तो उसे टच कर रहा था, पर रूलन आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती जो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि आज से 5 साल पहले रूलन का बिहेवियर उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वो कहने लगा कि अभी के अभी मेरे रूम से बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वो इसकी मिन्नतें करने लगी कि तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा कर तो रही हूँ, प्लीज मेरे बेटे का ट्रीटमेंट मत रुकवाना। इसके बावजूद भी ली बाओ ने उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकाल दिया। ये जो कुछ भी हो रहा है उसे अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने रूलन को हमेशा के लिए खो दिया हो, जबकि रूलन को सिर्फ ज्याओली की फिक्र थी। वो कॉल करके हॉस्पिटल में उसके बारे में पूछने लगी जिससे उसे पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से स्टार्ट था। नेक्स्ट सीन में याली को दिखाया गया जिसने इन दोनों पर नजर रखने के लिए किसी को हायर किया था। वो इसे वर्ड टू वर्ड सारी बात बता रहा होता है कि मिस्टर ली बाओ ने किस तरह उस लड़की को अपने रूम से बाहर निकाल दिया। अब तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई, फौरन से उस जगह पहुंच भी आती है जहां उसका सामना रूलन से हुआ। कहने लगी कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि अपनी कैंपस ब्यूटी को इस तरह रुलते हुए देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। जो सुनते साथ ही रूलन ने इसे थप्पड़ मार दिया कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा, तुम्हें और ली बाओ को नेक्स्ट लाइफ के लिए बेस्ट विशेष दी, पर तुमने क्या किया, मेरे पीठ पीछे ही मुझ पर चुरा घोंपा। वो भी इसे अपने दुखड़े सुनाने लगी कि तुमने मेरे साथ अच्छा ही क्या किया, हमेशा सब लोग तुम्हें ही तो अप्रिशिएट करते थे, चाहे वो टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर ली बाओ। तुम्हारी वजह से ली बाओ ने कभी भी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा कि मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। अब तुम हमारी लाइफ में दोबारा वापस आ गई ताकि तुम उसको मुझसे छीन लो। मैं ऐसा होने कभी भी नहीं दूंगी। अगर तुम्हारे बेटे की जान जाती है तो जाए। वैसे तो रूलन इसे कुछ नहीं कहती, मगर अब अच्छे खासे रूड वे में समझाने लगी कि खबरदार अगर तुमने मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो। एंड टाइम पर यहाँ ली बाओ भी पहुंच आया जिसने उसे विलन के रूप में देख लिया, तो फौरन से उसका गला पकड़ लेता है कि तुम्हें इजाजत किसने दी इसे बुली करने की। जबकि याली तो उसके सामने मासूम बनने लगी कि प्लीज इसे छोड़ दो, ये मेरी दोस्त है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इसके साथ इस तरह से पेश आओ। ली बाओ उसे याली से माफी मांगने के लिए फोर्स कर रहा था, जिस पर रूलन दिल ही दिल में सोचने लगी कि इस आदमी को सच नजर ही नहीं आ रहा, ये किसी बेटे का बोझ कैसे उठाएगा। खैर उसने याली से माफी मांग ली, इन दोनों को शादी के लिए बेस्ट विशेस भी दे देती है। फिर वहाँ से जाने लगी कि ली बाओ बोला अपना किया हुआ प्रॉमिस याद रखना। रूलन को तो लगा था कि शायद अब ली बाओ उसकी जान बख्श देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी। उसके जाते साथ यहाँ फौरन से ली बाओ का रवैया याली के साथ बदल गया, पर वो भी बहुत चालाक थी। फौरन से डिजीनेस का बहाना कर दिया कि मेरा सर चकरा रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। इस पर ली बाओ उसे उठाते हुए ले जाने लगा। तभी रूलन सामने से वापस आ रही थी। उसे देखकर तो याली को काफी मजा
मजा आता है। कहने लगी कि वो मेरा सर चकरा रहा था ना, इसलिए ये मुझे उठाकर ले जाने लगे। वो बोली कि मुझे इससे क्या, तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रही हो, मैं तो बस अपना फोन लेने के लिए आई थी। फिर अपना फोन लेकर वहाँ से जाने लगी। हाँ, लेकिन वो हर्ट जरूर हुई क्योंकि वो लीबाओ से दूर जरूर हुई है, पर वो आज भी सिर्फ उसी से ही प्यार करती थी। यहाँ लीबाओ को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इसे हम दोनों को साथ में देखकर कोई जेलसी भी फील नहीं हुई। क्या इसने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? वो भी गुस्से में याली को वहीं पर उतार कर वहाँ से चला गया। बेचारी याली, उसे तो सारा का सारा गुस्सा रूलन पर ही आ रहा था कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ याली लीबाओ के पास आती है ये सोचकर कि अगर मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूंगी तो शायद वो रूलन को भूल जाएगा। मगर लीबाओ ने तो उसे अपने पास बैठने तक नहीं दिया और फौरन अपने रूम से बाहर भेज दिया, जिस पर तो याली को और भी ज्यादा गुस्सा रहा होता है। आखिर उस रूलन में ऐसी क्या बात थी जो ये 5 साल के बाद भी उसे मिस कर रहा है। अभी उसने किसी को कॉल की और खुद से मिलने के लिए बुलाया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ उसे मिलने के लिए एक फॉर्चून टेलर आया हुआ था। ये वही फॉर्चून टेलर है जिसको आज से 5 साल पहले याली ने लीबाओ की मॉम से मिलवाया था। इसी ने ही बताया था कि तुम्हारे बेटे का रूलन के साथ होरोस्कोप मैच नहीं कर रहा, इसलिए वो उसकी लाइफ में बैड लक हो सकती है। और फिर याली ने लीबाओ का एक्सीडेंट करवा दिया था ताकि उसकी मॉम का शक यकीन में बदल जाए। आज वो दोबारा से कोई इस तरह का और कारनामा करवाना चाहती है कि वो लड़की तुम्हारे बेटे की लाइफ में वापस आ चुकी, अब वो तुम सबको ही अपनी अपशगुनी में घेर लेगी। और ये भी कि सिर्फ मेरा होरोस्कोप ही लीबाओ के साथ मैच कर रहा है, जल्द से जल्द उसकी मेरे साथ शादी करवा दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए याली ने उसे बहुत बड़ी रकम पे की। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ मॉम डेंटिस्ट के पास आई थी और तभी उसने अपने सामने से रूलन को गुजरते हुए देखा। साथ ही उसे आज से 5 साल पहले की बात याद आती है, जब फॉर्चून टेलर ने उनको बताया था कि जब तक ये लड़की तुम्हारे बेटे की लाइफ में रहेगी तुम सबकी लाइफ में डिजास्टर्स होते रहेंगे। अब वो सोच रही थी कि ये लड़की वापस आ गई है, कहीं इसलिए ही तो मुझे टीथ में पेन नहीं हो रहा। उनका बिलीफ पक्का करने के लिए फॉर्चून टेलर का आदमी ऊपर से गमला भी गिरा देता है, जिससे तो वो लगते लगते बच गई, मगर डर के मारे बेहोश हो जाती है। रूलन ने जब किसी आंटी को इस तरह से बेहोश होते हुए देखा तो फौरन से उनके पास आ गई। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ मॉम को होश आता है और वो सोच रही थी कि शुक्र है मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब उन्होंने याली को देखा तो उनके मुंह पर ग्लास ऑफ वाटर फेंक देती है कि तुम मेरे सामने क्या कर रही हो, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। रूलन बोली कि आप तो ऐसे पेश आ रही हैं जैसे आपको मैंने बेहोश किया था, बल्कि मैं तो आपको यहाँ तक लेकर आई, ये देखिए आपके मेडिकल बिल भी भरे। जबकि मॉम तो अभी भी उस पर चीखने चिल्लाने लगी कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे मामूली से बिल्स दिखा रही हो। इसी दौरान वो नीचे गिर जाती हैं। रूलन तो उनकी मदद ही कर रही थी, पर जब लीबाओ वहाँ पहुँचा तो मॉम उनके सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे कि रूलन उसे मारना चाहती थी। वो बोली कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो इनकी मदद कर रही थी। लीबाओ भी इतनी आसानी से उसका यकीन तो नहीं करने वाला था। मॉम को डॉक्टर के साथ भेजकर इसकी तरफ आने लगा। कहने लगी कि आखिर तुम मुझसे कितने झूठ बोलोगी, पहले भी तुम इतना बड़ा झूठ बोल चुकी कि ज़ियाउली मेरा बेटा है। वो बोली कि ना मैंने पहले कोई झूठ बोला था और ना मैं अब झूठ बोल रही हूँ। डीएनए रिपोर्ट चेंज करवाने का सारा कारनामा याली का था, वरना तो तुम खुद इन्वेस्टिगेशन करवा लो। जहाँ तक रही तुम्हारी मॉम की बात, तो मैं ही उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर आई, उनके सारे बिल्स पे किए। बेहतर होगा कि तुम अब ये सारे पैसे मुझे वापस कर दो। लीबाओ कहने लगा कि तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, ठीक है। अपने पास से पैसे निकाल कर उसके ऊपर फेंक देता है जैसे कि वो इस पर कोई एहसान कर रहा हो। इतना कुछ देखकर अब रूलन कैसे खामोश रह सकती थी। एक तो उसने इनके साथ अच्छाई की, ऊपर से उसे ही जलील किया जा रहा था। कहने लगी कि आखिर क्यों, तुम्हें हमेशा मैं ही गलत क्यों लगती हूँ? तुम्हारी मॉम बेहोश हुई, उन्हें मैं यहाँ तक लेकर आई, उनकी मदद की, क्या ये मेरी गलती थी? लीबाओ दिल और दिमाग दोनों के बीच में फंस गया था। उसका दिल से रूलन पर यकीन करने के लिए कहता है, जबकि उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा। खैर रूलन वहाँ से चली गई, जिसके बाद उसे अपने असिस्टेंट की कॉल आती है और यहाँ हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ था उसे वर्ड टू वर्ड सब कुछ बता दिया। फिर जब उसने अपनी मॉम से पूछा कि आप क्यों बेहोश हो गई थी, तो वो बोली कि मैं कब बेहोश हुई थी, तुम्हें यकीनन किसी ने झूठ बोल दिया होगा। पर आखिरकार वो मान ही लेती है कि हाँ मैं ही बेहोश हुई थी, पर अगर वो अपशगुन लड़की मेरे सामने ना आई होती तो ऐसा ना हुआ होता ना। इस पर लीबा उनको समझाने लगा कि मॉम ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, आप बैड लक को इस तरह उनके साथ कैसे जोड़ सकती हैं। मॉम भी जानती थी कि मेरा बेटा हॉरोस्कोप पर यकीन नहीं करता, इसलिए कहने लगी कि आज से 5 साल पहले वो तुम्हें सिर्फ 3 मिलियन के लिए छोड़कर चली गई तो भला वो मुझे अच्छी कैसी लगेगी। चाहे रूलन उसे छोड़कर चली गई थी, पर वो आज भी उसे प्यार तो करता है, उसे बुला नहीं पा रहा था। बाहर आकर वो मिरर से ही उनके वार्ड में देखता है जहाँ वो ज़ियाउली के साथ खेल रही थी। तो डॉक्टर को अपना कार्ड देते हुए बोला कि इसमें 1 मिलियन है, आप प्लीज इसे रूलन को दे दें। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वो कार्ड वापस ले आया कि मिस रूलन ने इतने ही पैसे लिए जो कि उन्होंने बिल के लिए पे किए थे, बाकी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। जबकि यहाँ लीबा को दिल ही दिल में बुरा लग रहा था कि मैंने उसे गलत समझा, पता नहीं वो मुझे माफ करेगी भी या नहीं। नेक्स्ट सीन में मॉम को हॉस्पिटल से वापस याली के साथ आते हुए दिखाया गया। वो उसे सारा वाकया भी बता रही थी कि किस तरह जब मैंने रूलन को देखा तो उनके साथ इंसिडेंट हुआ। जबकि याली कहती है कि आंटी आप तो शुक्र करें, आप सही सलामत है, देखो आपको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो घर में इंटर हुई तो उनका पेट रैबिट मरकर नीचे पड़ा हुआ था। इसे देखकर तो वो काफी ज्यादा सैड हो गई, रोने लग जाती हैं। लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि वो लड़की हमारे घर में आ गई तो अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। याली भी उनको बातों ही बातों में इस बात का यकीन दिला रही थी कि हाँ ये तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि आज से 5 साल पहले हुआ था। तभी अचानक से इन्हें मेड की चीखें सुनाई दी, जिस पर ये दोनों फौरन से भागते हुए अंदर जा पहुंची और देखती है कि ग्रैंडपा बेहोश होकर नीचे पड़े हुए हैं। ये भी सारा कारनामा याली और उस फॉर्चून टेलर का ही था, मगर मॉम के दिमाग में एक बात तो बैठ ही गई कि वो लड़की कभी भी हमारी फैमिली के लिए गुड लक नहीं हो सकती। खैर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा को उठाकर हॉस्पिटल लाया गया, उन्हें फौरन से आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया जाता है। मॉम कह रही थी कि तुम्हारे ग्रैंडपा तो हमेशा टाइम पर मेडिसिन लिया करते थे, पता नहीं अचानक से उन्हें ऐसा क्या हो गया।
दूसरी तरफ से लीबाओ का अंकल त्यान पहुंच आया, जो आते हुए कहते हैं कि आखिर मेरे डैड को क्या हो गया, अचानक से आईसीयू में कैसे पहुंच गए। खैर मैं तुम लोगों को अभी से बता रहा हूँ कि अगर मेरे डैड को कुछ भी हो गया तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मुझसे बिलोंग करती है। इस पर लीबाओ उनसे लड़ पड़ा कि आपको शर्म नहीं आ रही, ग्रैंडपा भी आईसीयू में है और आप जायदाद की बात कर रहे हो। इसी बात को लेकर दोनों सोच रही थी कि ये सब कुछ भी यकीनन उसी लड़की की वजह से हुआ कि वो मेरे बेटे की लाइफ में वापस आ गई है। जबकि यहाँ लीबाओ अपने अंकल त्यान से कह रहा था कि अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं आपके साथ ज्यादा रूड हो जाऊँ। त्यान तो वहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो लीबाओ को समझाने लगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे अंकल थे। वो लीबाओ को बताना तो चाहती थी कि असल में ये सब कुछ रूलन की वजह से हुआ, पर वो जानती थी कि मेरा बेटा हॉरोस्कोप पर यकीन नहीं रखता, इसलिए कोई फायदा भी नहीं बताने का। इसके बाद लीबाओ किसी हाई फाई डॉक्टर का बंदोबस्त करने के लिए वहाँ से चला जाता है, मॉम से ये कहकर कि कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। जबकि यहाँ मॉम याली से कहती है कि ये सब कुछ उस रूलन की वजह से हुआ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने हमारे घर का सुकून खराब कर दिया। दूसरी तरफ रूलन को दिखाया गया जो कि हॉस्पिटल में ही ज़ियाओली का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, साथ ही साथ उसे यकीन दिला रही थी कि तुम मेरे कितने अच्छे बेटे हो, मुझे तुम पर फख्र है। यहाँ मॉम भी गुस्से में उसी की तरफ ही जा रही थी कि सारा सीन याली को देखने में काफी मजा आ रहा होता है। रूलन जहाँ मजे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, थोड़ी ही देर में मॉम उसके पास पहुँच आई, कहने लगी कि हमारे घर का सुकून बर्बाद करके तुम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो। साथ ही साथ वो बर्थडे का सब कुछ तहस नहस कर देती है, जिसकी वजह से ज़ियाओली तो काफी ज्यादा डर गया। जबकि मॉम रूलन को बातें सुना रही थी कि तुम कितनी बेशर्म लड़की हो, ये बात जानते हुए भी कि मेरे बेटे की फियांसी है, तुम फिर भी उसकी लाइफ में वापस आ गई। ज़ियाओली उनको रोक रहा था कि प्लीज मेरी मम्मा को मत डांटो, जिस पर याली उसे कहने लगी कि तुम्हारी मम्मा है ही ऐसी, वो ये सब कुछ सुनना डिजर्व करती हैं। वो दोनों ही मिलकर इन माँ बेटे को बुली कर रहे थे। तभी ज़ियाओली उनकी तरफ आगे आते हुए कहता है कि बस इसके बाद आप मेरी मॉम को हिट नहीं कर सकती। जो कहने के बाद ज़ियाओली बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो फुली तरह से रिकवर्ड नहीं हुआ था। डॉक्टर्स फौरन से उसे यहाँ से आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। जबकि रूलन अब मजीद चुप नहीं रहती, कहने लगी कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं इसका बदला आप लोगों से जरूर लूंगी। मॉम बोली कि तुम्हारे बैड लक की वजह से मैंने अपने पेट को खो दिया, तो अगर तुम अपने बेटे को खो दो तो ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। यानी कि उनकी नजर में ज़ियाओली से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका पेट था। जिस पर रूलन कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आ रही, आप एक पेट से इंसानी जिस्म को कंपेयर कर रही हैं। अब वो भी इनके साथ काफी रूडली पेश आने लगी, इवन कि उन्हें पुश भी किया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। याली बोली कि तुम लीबाओ की मॉम के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकती हो। ये वाला सीन अभी चल ही रहा था कि वहाँ लीबाओ भी पहुँच आया, जिसे देखकर तो मॉम ने रोना धोना डाल दिया कि ये लड़की मुझे मारना चाहती है, पता नहीं क्यों ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। लीबाओ को लगा कि शायद सच में ही ऐसा कुछ हुआ होगा। वो रूलन से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी मॉम के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकती हो। वो बोली कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी मॉम खुद हमारे पास चलकर आई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, उनकी वजह से मेरा बेटा आईसीयू में पहुंच गया। मैं आप सबको बता रही हूँ कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। लीबाओ भी ये देखकर समझ तो गया था कि मॉम खुद चलकर इनके वार्ड तक आई है, यानी कि सारी की सारी गलती सिर्फ रूलन की भी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी वो रूलन से कहने लगा कि अगर मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ कहा था तो तुम्हें कॉल करके मुझे बताना चाहिए था, तो मेरी मॉम से इस तरह पेश नहीं आ सकती। मगर वो बोली कि अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम प्यारी है तो मुझे भी मेरा बेटा प्यारा है, तुम अपनी मॉम को अच्छे से समझा दो कि आइंदा हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करे। ये कहने के बाद रूलन गुस्से में वहाँ से चली गई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में लीबाओ अपनी मॉम से पूछता है कि मैंने आपको मना भी किया था उसे परेशान मत करना, इसके बावजूद भी आप उसके वार्ड में क्यों गई थी। मॉम को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बहाना लगाऊं। इधर से याली कहने लगी कि तुम्हारी मॉम तो बस इतना ही पूछने के लिए गई थी कि मेरे बेटे को पैसों की खातिर छोड़कर तुमने किसी और से शादी कर ली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई थी। और बस उसने लड़ना ही शुरू कर दिया। लीबाओ को उसकी बात पर यकीन नहीं था, कहने लगा कि तुम्हें सफाइयां देने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लूंगा। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओली को दिखाया गया, जिसकी मॉम उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हो रही थी, पर फाइनली जब उसे होश आया तो उसकी मॉम को भी रिलीफ मिला। दूसरी तरफ त्यान ने कंपनी में शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग रखवा दी थी। उनसे कहता है कि मेरे डैड की लाइफ का तो आप कुछ अता पता नहीं, मगर उनके जाने के बाद उनकी सारी जायदाद का वारिस तो मैं ही हूँ, इसलिए ऑटोमेटिकली सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। मैं तुम लोगों को अभी से ऑफर दे रहा हूँ कि जो अभी से मुझे सपोर्ट करे, मुझे वोट दे, तो फ्यूचर में मैं भी उसे सपोर्ट करूंगा। काफी सारे शेयर होल्डर्स तो उसकी बातों में आ भी गए थे। तभी वहाँ लीबाओ आया, जो उसकी चेयर को किक कर देता है। त्यान बोला कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं पेश आ सकते। वो बोला कि अगर तुम सीईओ की चेयर पर बैठे होगे तो तुम्हारे साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। अभी तक आप इस कंपनी के एक छोटे से एम्प्लॉय हो और अपनी हिम्मत तो देखो, शुक्र करो कि मैं इससे ज्यादा बुरा नहीं पेश आया। इसके बाद वो सभी शेयर होल्डर्स को एक एग्रीमेंट दिखाते हुए कहने लगा कि आज से 8 साल पहले जब ये कंपनी मेरे हवाले हुई थी, तब आप इसमें से उसकी मार्केट वैल्यू देख सकते हैं, जो कि सिर्फ 20 मिलियन थी, पर आज इसकी मार्केट वैल्यू 200 मिलियन है। यानी कि इस कंपनी के सारे शेयर्स और जितनी भी सक्सेस है वो सिर्फ मुझसे बिलोंग करती है। इसमें मेरे अंकल त्यान को कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके बावजूद भी अगर तुम लोग इसे सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा। त्यान भी ये सुनकर शॉक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो सीधा सीधा ये कह रहे हो कि मेरे डैड की जायदाद में मेरा कोई भी हिस्सा नहीं। वो तो बेचारा भी अपने हिस्से के लिए परेशान हो रहा था कि लीबाओ ने उसकी जॉब भी खत्म कर दी और अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंकने के लिए कहा। असल में लीबाओ जानता था कि उसे अपने डैड से कोई प्यार श्यार नहीं, बस वो अपने डैड की जायदाद चाहता है। नेक्स्ट सीन में लीबाओ उसी बार में गया था जहाँ पर रूलन काम किया करती थी, पर वहाँ की सुपरवाइजर से पता चला कि उसने तो यहाँ से जॉब छोड़ दी। हाँ, लेकिन उसके घर का एड्रेस दे देती है। लीबाओ ये कहते हुए जाने लगा कि तुम्हें उसे इन्फॉर्म
करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ रूलन को ज़ियाओली के साथ दिखाया गया, जो फाइनली डिस्चार्ज होकर घर आ चुके। तभी डोरबेल बजती है। रूलन ने पहले उससे नाम पूछा, वो नेम भी नहीं बता रहा था, तो उसने डोर ओपन किया और वो देखती है कि कोई और नहीं बल्कि ली बाओ था। पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोला कि वो लड़का वोंग जिसके साथ तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं, वो तुम्हारे घर आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं। रूलन ने बताया कि देखो मैं तुम्हारे साथ लड़ने की मूड में नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ से जाना तो दूर की बात, बल्कि वो रूलन को जबरदस्ती किस करने लगा कि तुमने मुझसे वादा किया था, इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो। रूलन खुद को उससे छुड़ाते हुए कहने लगी कि आखिर तुम माँ बेटा मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते और मुझे कितना टॉर्चर करोगे। ली बाओ उसे अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगता है, फिर कहने लगा कि तुम्हें नहीं लगता कि टॉर्चर तुम मुझे कर रही हो, जिस तरह आज से 5 साल पहले तुम मुझे बगैर बताए छोड़कर चली गई। मगर रूलन को लगता था कि अब तो सब कुछ बदल गया होगा। ली बाओ की फियोंसी भी है, पर वो क्या जानती थी कि कुछ भी नहीं बदला। ली बाओ आज भी उसे उतना ही चाहता था। कहने लगी कि निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है, मैं मजीद तुम्हारी यहाँ पर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। ली बाओ ने पहले से ही इस घर के लैंडलॉर्ड का नंबर ले रखा था, फौरन से उसे कॉल कर यहाँ पर बुला लेता है। रूलन को तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर जैसे ही लैंडलॉर्ड वहाँ पर पहुंचा, ली बाओ कहने लगा कि मैं इस घर को मार्केट प्राइस से 10 गुना ज्यादा रेट पर खरीदना चाहता हूँ। जो सुनकर तो वो फौरन से राजी हो गया। इवन के रूलन को भी घर खाली करने के लिए कहा। रूलन कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर भी अगर आप इस घर को बेचना चाहते हैं तो मुझे कुछ दिनों का टाइम तो दे, ताकि मैं अपने लिए दूसरा घर ढूंढ सकूं। वो कहने लगा कि माफ करना, मैं आपको इस घर में आज की रात भी रहने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि अब इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। साथ ही वो इस घर की कीस भी ली बाओ के हवाले कर देता है। ये कहकर वो तो चला गया। इधर ली बाओ को लग रहा था कि अब रूलन मेरी मिन्नतें करेगी इस घर में रहने के लिए, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने फौरन से वोंग को कॉल कर दी। उसे बताया कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकाल दिया, क्या मैं तुम्हारे पास शिफ्ट हो सकती हूँ। जिस पर वो बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इधर ली बाओ को तो गुस्सा आ रहा था कि बजाय मुझसे हेल्प मांगने के तुम वोंग से हेल्प मांग रही हो। वो बोली कि चाहे मैं मर भी जाऊँ फिर भी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं लूंगी। जो कहने के बाद वो ज़ियाओली को उठाने के लिए चली गई। यहाँ ली बाओ को उसके असिस्टेंट की कॉल आई और वो सारा वाकया बताया जो कि हॉस्पिटल में हुआ। आपकी मॉम ही उनसे लड़ने के लिए उनके वार्ड में गई थी और किस तरह ज़ियाओली को उनकी वजह से आईसीयू में जाना पड़ा। ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगने लगा, क्योंकि वो हमेशा रूलन को अनइंटेंशनली हर्ट कर देता है। तब तक वहाँ वोंग भी पहुँच आया, जो ली बाओ को यहाँ पर देखकर पूछने लगा कि क्या इसने फिर से तुम लोगों को बुली किया। और रूलन बोली कि ये एक लंबी कहानी है। ज़ियाओली तो उसे देखकर फौरन से कहने लगा कि अंकल वोंग, क्या मैं अब भी आपको डैडी बुला सकता हूँ। वो बोला कि हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं तो खुद भी तुम्हारा डैडी ही बनना चाहता हूँ। ये सब कुछ ली बाओ कैसे बर्दाश्त करता। कहने लगा कि ये अच्छा बाप बनने का ड्रामा बंद करो और जाओ यहाँ से, ये लोग तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाले। रूलन भी उसके साथ लड़ पड़ी कि तुम्हारा हमारे साथ क्या रिश्ता है, तुम किस रिश्ते से हमें यहाँ पर रोकना चाह रहे हो। ली बाओ उसे कैसे बताए कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि मैंने मना कर दिया ना, तो तुम इसके साथ नहीं जाओगी। ज़ियाओली को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे मानने लग जाता है कि आप बिल्कुल भी अच्छे अंकल नहीं, आप मेरी मामा को बुली कर रहे हैं। उसे रोते हुए देखकर यहाँ रूलन ने भी ली बाओ को थप्पड़ मार दिया कि तुमने मुझे तो टॉर्चर किया ही है, पर तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कितना अफेक्ट हो रहा है। वो बोला कि मेरी वजह से, क्या तुम जानती भी हो कि इसको बोन मैरो किसने ट्रांसप्लांट किया। उसकी बात को बीच में रोककर यहाँ वोंग रूलन से कहने लगा कि तुम इसके साथ टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, हमें जाना चाहिए। मगर रूलन ली बाओ को जवाब देते हुए कहती है कि जिसने भी ट्रांसप्लांट किया हो, इससे तुम्हें क्या, तुमने तो नहीं किया ना। तुम्हारे सामने मैं कितना रोई गिड़गिड़ाई, तुमसे भीख मांगी, पर तुम पर किसी भी चीज का असर नहीं हुआ और हमारी तरफ पीठ फेर कर वहाँ से चले गए। उसकी ये सारी बातें तो ली बाओ खड़ा खामोशी के साथ सुन रहा था, लेकिन आखिरकार वो अपना फोन निकालते हुए बोला कि तुम इस वोंग के साथ ही जाना चाहती हो ना, तो ठीक है, जिस कंपनी में ये जॉब करता है मैं इसकी जॉब अभी ही खत्म करवा देता हूँ, फिर मैं भी देखता हूँ कि ये तुम्हारे बेटे का एक्सपेंस कैसे उठाएगा। वोंग बोला कि रूलन जो मर्जी हो जाए, तुम इसकी बातों में मत आना, मुझे कोई और जॉब मिल जाएगी, बस तुम लोग मेरे साथ चलो। इधर रूलन कंफ्यूज थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी वजह से अपने दोस्त का इतना बड़ा नुकसान भी होने नहीं दे सकती। जबकि ली बाओ कह रहा था कि तुम और तुम्हारा बेटा मुझे बैड पर्सन समझते हैं ना, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम भी करूँ जो कि बुरे लोग ही करते हैं। आखिरकार उसने मजबूर होकर ली बाओ की बात मान ही ली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम वोंग को हमारे बीच मिलाकर उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। फिर वोंग को भी समझाने लगी कि मैं ऑलरेडी ही तुम पर बहुत सारे बोझ डाल चुकी, मजीद कोई बोझ नहीं डालना चाहती, बेहतर होगा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। ज़ियाओली बोला कि मॉम क्या हम डैड के साथ नहीं जाएंगे, जिस पर वो ज़ियाओली को भी समझाने लगी कि बेटा ये तुम्हारे डैडी नहीं, तुम इन्हें अंकल कहकर पुकारो। इस तरह इन दोनों को ज़ियाओली के साथ उसके घर जाना पड़ा, जबकि वो वोंग को ऐसे देख रहा था जैसे मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाने में जीत गया। नेक्स्ट सीन में ली बाओ इन दोनों को अपने घर ले आया था। याली से कहने लगा कि इसे भी हमारे घर का सर्वेंट समझ लो, कोई भी काम इसे करवा सकती हो। जबकि याली ऐसे दिखा रही थी जैसे वो रूलन के आने से बहुत खुश हो, कहने लगी कि मैं जल्दी से इसके लिए गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ। ली बाओ बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये भी बेसमेंट में ही रह लेगी। जो कहकर वो तो चला गया और याली रूलन को टोंट मारते हुए कहती है कि यकीनन तुम्हें अपनी औकात तो पता चल ही गई होगी। इसके बाद याली कॉल करके ली बाओ की मॉम को भी बता रही थी कि ये अपशगुन लड़की हमारे घर में आ गई है, अब हो सकता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। अब दोबारा उस फॉर्चून टेलर से कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। मॉम ये सुनकर कहने लगी कि अरे हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी, मैं कल ही उससे मिलूंगी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ मॉम और याली दोनों ही उस फॉर्चून टेलर से मिलने के लिए गई हुई थी। मॉम ने उसको सारी बात बताई कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो कुछ देर की एक्टिंग करने के बाद कहता है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी डिजास्टर्स आने वाले हैं, क्योंकि उस लड़की का हॉरोस्कोप तुम्हारे बेटे के हॉरोस्कोप से मैच नहीं कर रहा। मैं जल्द से जल्द उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवा
भविष्यवाणी होगी जिसका हॉरोस्कोप उसके साथ मैच कर रहा हो। मॉम बोली पर मैं उसे ये बात कैसे समझाऊं क्योंकि वो हॉरोस्कोप्स पर बिलीव नहीं रखता और मुझे ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी जिसका हॉरोस्कोप मेरे बेटे के साथ मैच कर रहा हो। फॉर्चून टेलर कहता है कि ढूंढने की क्या जरूरत, तुम्हारे सामने ही तो बैठी है। याली भी एक्टिंग करते हुए बोली कि मैं कैसे हो सकती हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। मॉम तो खुश हो रही थी, कहने लगी कि तुम्हें क्या मसला है लीबाओ के साथ शादी करने में। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि एक बार तुम्हारी और लीबाओ की शादी हो जाए तो वो उस चुड़ैल को भूल जाएगा। जबकि याली तो उनके मुँह से सुनना ही यही चाहती थी। नेक्स्ट सीन में रूलन को दिखाया गया जो ज्याओली को ब्रेकफास्ट करवा रही थी, साथ ही साथ उसे घर का काम भी करना पड़ रहा होता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉम उसे सुकून की लाइफ जीने दे। आते हुए कहने लगी कि मेरे लिए सर्वेंट ने स्पेशल डिश बना कर रखी थी, अब वो है तो नहीं, अचानक से कहाँ गायब हो गई। ए लड़की, कहीं चोरी छुपे तुमने तो नहीं खा ली या फिर अपने इस बेटे को तो नहीं खिला दी। रूलन बोली कि आपको बच्चों के सामने तमीज से बात करनी चाहिए, हमने आपकी कोई भी डिश नहीं देखी, उसे खाना तो दूर की बात। मॉम जान गई कि उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा है। अब तो वो ज्याओली के सामने और भी बुरा भला कहने लगी कि तुम लोग हमारे सर्वेंट हो, इसलिए बेहतर होगा कि सिर्फ हमारे गुलाम बनकर रहो। ज्याओली तो बच्चा ठहरा, वो इनके पास आकर अपने नन्हे हाथों से मारते हुए कहता है कि आप बैड आंटी हो, मेरी मम्मी आपकी सर्वेंट नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन मॉम तो ज्याओली के साथ बच्ची ही बन गई थी। वो भी आगे से इसे हिट कर देती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये मैनर्स सिखाए हैं कि तुम झूठ बोलो, तुमने मेरी डिश खाई और अब तुम झूठ भी बोल रहे हो। वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने आपकी डिश नहीं खाई, ये देखो मैं आपको अपना मुंह भी दिखा देता हूँ, क्या आपको कुछ नजर आया। मॉम तो रूलन को अपनी बातों से टॉर्चर करना चाहती थी ताकि वो यहाँ से चली जाए। ज्याओली से कहने लगी कि अब तक तो तुम्हारे स्टमक में जा चुका होगा, हाँ अगर तुम चोरी से अपना स्टमक चीर कर मुझे दिखा दो तब मैं यकीन कर लूंगी। रूलन को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि आप बच्चों के साथ इस तरह की बातें कैसे कर सकती है। मॉम ने उसे थप्पड़ मार दिया कि तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो, अगर तुम वाकई ही चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर लूं तो फिर ये लो चूरी और इसका स्टमक चीर कर मुझे दिखा दो। रूलन उनके हाथ से चूरी लेते हुए कहने लगी कि खबरदार, अगर किसी ने भी मेरे बेटे की तरफ आने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इस गलत टाइम पर ली बाओ भी पहुंच आया, जोर से ही आवाज देते हुए कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। मॉम भी उसे देखकर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है कि देखो ना बेटा, ये लड़की मुझे मारना चाहती है। याली भी एक्टिंग में कुछ कम नहीं थी, कहने लगी कि तुम ली बाओ की मॉम के साथ इस तरह का बिहेव कर सकती हो, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें ली बाओ की भी कोई परवाह नहीं। जबकि ली बाओ ने तो उसे गले से पकड़ लिया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही घर में मेरी ही मॉम को चूरी दिखाओ। रूलन को भी गुस्सा आ रहा था कि हमेशा मुझे ही गलत समझा जाता है। कहने लगी कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे घर में हम बुली होते रहे और कुछ भी ना कहे। तुम्हारी मॉम मेरे बेटे पर अपनी स्पेशल डिश खा जाने का इल्जाम लगा रही है और अब चाहती है कि उन्हें अपना स्टमक चीर कर दिखाए। किसी बच्चे के साथ ये ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है। ली बाओ बोला लेकिन तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना, जिंदा सलामत मेरे सामने खड़े हो, ये मेरी मॉम है, अगर कुछ थोड़ा बहुत कह भी दिया तो इसमें इतना हंगामा बनाने की क्या जरूरत थी। रूलन की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी कि क्या तुम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। वो बोला कि झूठ मत बोलो, मैं डीएनए रिपोर्ट से सब कुछ सच जान चुका हूँ। और जब वो रिपोर्ट ही झूठी थी, रूलन कहने लगी कि तुम याली से ही क्यों नहीं पूछ लेते, क्योंकि वो रिपोर्ट भी उसी ने ही चेंज करवाई थी। मॉम ने फौरन से उसे थप्पड़ मार दिया कि याली हमारे घर में मेहमान है, तुम उस पर इस तरह का झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। इधर याली भी मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। यहाँ रूलन इन सब के सामने अपने बेटे के सर की कसम खा लेती है कि ज्याओली तुम्हारा ही बेटा है। कहीं न कहीं मॉम को भी लगने लगा कि ये लड़की अपने बेटे की झूठी कसम तो नहीं खा सकती। उनको भी ज्याओली पर प्यार आने लगा। याली ने फौरन से उनको मैनिपुलेट कर दिया कि आंटी इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, या आप सबको बेवकूफ बना रही है। ली बाओ भी सवाल करते हुए पूछने लगा कि अगर ज्याओली सच में मेरा ही बेटा है तो इन 5 सालों में तुमने मुझे बताना गवारा क्यों नहीं समझा। रूलन अब उसे क्या ही बताती कि मुझे आज से 5 साल पहले तुम्हें छोड़कर क्यों जाना पड़ा था। कहने लगी क्योंकि मैं अपने बेटे को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। असल में वो जानती थी कि ली बाओ की मॉम मुझे तो उससे दूर करना चाहती है, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि ये उनका ही ग्रैंडसन है तो वो ज्याओली को भी मुझसे चीर लेगी। इधर ली बाओ को तो उसकी ये बातें बिल्कुल ही इलॉजिकल लग रही थी कि तुम खुद ही मुझसे दूर गई, तुमने मेरे बेटे को जन्म भी दिया और फिर इतने सालों तक उसको मुझसे छुपा कर रखा। रूलन बोली कि अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती जहाँ मुझे और मेरे बेटे को बुली किया जाता हो। ये कहने के बाद वो ज्याओली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। यहाँ तो ली बाओ भी उसे नहीं रोक पा रहा था, मगर मॉम और याली उसके जाने से काफी ज्यादा खुश होती हैं। याली ली बाओ के पास आते हुए बोली कि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, जबकि वो अपना हाथ उड़ाते हुए उसे गले से पकड़ लेता है कि अगर इस केस से तुम्हारा कोई भी लेना देना हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मॉम उसे डांटने लगी कि तुम इसको किसी और की सजा कैसे दे सकते हो, फौरन से छोड़ो उसे। ली बाओ इसे वार्न करते हुए कहता है कि रूलन और उसके बच्चे से दूर रहना, अगर तुमने उसे या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर तो मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। कहने लगी कि मेरे जीते जी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तुम सिर्फ इसी से ही शादी करोगे, वरना तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना होगा। मॉम की बातों का ली बाओ कोई भी जवाब नहीं देता, वो फौरन वहाँ से चला गया। लेकिन यहाँ मॉम याली से कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी और ली बाओ की शादी करवाने के लिए अब हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि हमें उस फॉर्चून टेलर ने करने के लिए कहा था। नेक्स्ट सीन में ली बाओ परेशान बैठा रूलन और उसके बच्चे के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आई और बताया कि फौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाओ, तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। ये सुनकर तो वो फौरन से हॉस्पिटल पहुंच आया, जहां मॉम और याली ने अपने साथ साथ डॉक्टर को भी थोड़ी सी एक्टिंग में मिला रखा था, क्योंकि ग्रैंडपा को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मगर डॉक्टर बता रहे थे कि इनकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है। हमने बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट के साथ भी डिस्कस कर लिया, अब
तो इनकी जिंदगी का फैसला सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। लीबाओ बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जल्दी से किसी और अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ। नेक्स्ट सीन में मॉम लीबाओ को समझा रही थी कि बेटा तुमने डॉक्टर्स की बात तो सुन ली ना कि ये अब डॉक्टर्स के बस की बात नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि याली हमारे घर के लिए गुड लक है। अगर तुम इससे शादी कर लो तो हो सकता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा की जान बच जाए। वो बोला कि मॉम आप ये किस तरह की बातें कर रही है, लेकिन मॉम कहने लगी कि बेटा तुम अपने ग्रैंडपा से कितना ज्यादा प्यार करते हो, क्या तुम उनकी जान बचाने के लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकते। ये सारा सीन अभी चल ही रहा था कि दूसरी तरफ रूलन ज़ियाओली का चेकअप कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी, वो भी वोंग के साथ। और उसे वोंग के साथ देखकर तो यहाँ लीबाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ लीबाओ ने रूलन को वोंग के साथ देख लिया था, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। उसके पास जाकर कहने लगा कि वाह कितनी जल्दी तुमने इसके साथ रहने का बंदोबस्त कर लिया। रूलन ज़ियाओली को डॉक्टर के साथ चेकअप के लिए भेजकर यहाँ इसको थप्पड़ मार देती है कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैं किसके साथ रह रही हूँ। जब हम दोनों तुम्हारे पास थे तो क्या तुम हमें प्रोटेक्ट कर पा रहे थे? अब तुम्हारा क्या हक बनता है मुझसे ये पूछने का कि मैं किसके साथ रह रही हूँ। याली भी अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए आगे आकर बोली कि रूलन तुम लीबाओ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो। वो बोली कि तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा, मैं लीबाओ से बात कर रही हूँ ना, तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। याली कहने लगी कि मैं चुप कैसे रह सकती हूँ, लीबाओ मेरा फियांसी है, तुम मेरे सामने उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। यहाँ रूलन जानबूझकर उसे टोन करते हुए कहने लगी कि लीबाओ तुम्हारा फियांसी है, ये तो तुम पिछले 5 साल से कह रही हो, मगर तुम्हारा फियांसी तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता, वरना तो अब तक शादी हो चुकी होती ना, वो तुम्हें ऐसे इग्नोर ना कर रहा होता। याली को गुस्सा आ जाता है, वो उसे थप्पड़ मारने लगी कि उसका हाथ वोंग ने पकड़ लिया और गुस्से में जोरों से नीचे झटक देता है। ये तो उसकी शान में और भी बड़ी गुस्ताखी थी। कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे। रूलन कहने लगी कि तुम दोनों को यही जानना है ना कि मेरा वोंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो कान खोल कर सुन लो, ये मेरा फियांसी है। जल्दी ही हम एक दूसरे से शादी करके लीगल कपल बन जाएंगे। वैसे ये बात तो अचानक से सुनकर वोंग भी हैरान हो गया। लीबाओ को गुस्सा आने लगा, जबकि याली कहती है कि ओह अच्छा, फिर तो मैं तुम लोगों को तुम्हारी फ्यूचर लाइफ के लिए गुड लक कहती हूँ। रूलन का असल मकसद तो लीबाओ को सबक सिखाना था। कहने लगी कि मिस्टर लीबाओ, उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में आप हमारे रिश्ते की रिस्पेक्ट करेंगे और वोंग के साथ अच्छे से पेश आएंगे। लीबाओ को तो उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बोली कि क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है मुझे किसी और से शादी करते हुए देखकर? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अभी भी मेरे लिए फील करते हो? इधर मॉम कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम इस दुनिया की इकलौती भी लड़की बचोगी तब भी मेरा बेटा तुमसे शादी नहीं करेगा। रूलन कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर अपने बेटे से ही पूछ लो कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जैसे रूलन उसे जेलस फील करवाना चाह रही थी, वैसे अब लीबाओ भी करता है। कहने लगा कि किसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं याली से अगले 3 दिनों में शादी करने वाला हूँ। तुम याली की दोस्त थी ना, क्यों ना तुम भी हमारी शादी अटेंड करने के लिए आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। याली तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि थैंक गॉड फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। जबकि रूलन को तो गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो लीबाओ को खुद से दूर जरूर करना चाहती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो उसे प्यार नहीं करती। लीबाओ ने भी उसका ये सैड रिएक्शन देख लिया। कहने लगा कि क्या हुआ मिस रूलन, क्या तुम भी मेरे लिए फील करती हो? जो मेरी शादी का सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे इन हैप्पी मोमेंट्स में जरूर शामिल होगी। रूलन भी खुद को ब्रेव बनाते हुए बोली कि हाँ क्यों नहीं, जरूर, तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं जरूर आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इधर याली और मॉम तो खुश हो रहे थे कि हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। नेक्स्ट सीन में रूलन काफी सैड होकर बैठी हुई थी। वोंग उसे टच करने की कोशिश करता है, जिस पर वो फौरन से पीछे हो गई। साथ उसे माफी भी मांगने लगी कि उस वक्त सबके सामने मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हें अपना फियांसी कह दिया था, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो, तुम गुस्सा तो नहीं ना? जबकि वोंग को तो लगा था कि शायद सच में ही रूलन मेरे लिए फील करती है। कहने लगा कि नहीं नहीं, भला मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? हाँ मगर दिल ही दिल में जरूर कहता है कि मैं तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करता हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं। रूलन भी गिल्टी फील कर रही थी कि तुम मुझे इतना बर्दाश्त करते हो, मेरा सारा बर्डन तुमने उठा रखा है, तुम्हें मेरे साथ इतना नाइस नहीं होना चाहिए। वोंग ने उसे यकीन दिलाया कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए दिल से कर रहा हूँ, आखिर एक अच्छा दोस्त और किस काम का। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओली का चेकअप करने के बाद नर्स डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर क्या आपको नहीं लगता कि ज़ियाओली की बहुत सारी आदतें मिस्टर लीबाओ की तरह है? वैसे मैं तो अभी तक मिस्टर लीबाओ को ज़ियाओली का फादर समझ रही थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इन दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं? ये बातें इधर पीछे ही बैठा हुआ लीबाओ भी सुन रहा था, जबकि डॉक्टर ने नर्स को चुप करवा दिया कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, चलो अब जाकर अपना काम करो। लीबाओ को भी शक हो गया था कि कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो मैं नहीं जानता। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताया कि तुम मेरे और ज़ियाओली के दोबारा से पैटर्निटी टेस्ट करवाओ, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन वेडिंग का दिखाया गया। आज लीबाओ और याली की शादी थी, जिसके लिए लीबाओ बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। ये तो उसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा होता है। इधर रूलन भी वोंग के साथ पहुंच चुकी थी, जैसा कि उसने कहा था कि मैं शादी में जरूर आऊंगी, पर उससे भी ये वाला सीन देखा नहीं जा रहा होता और वोंग उसे तसल्ली देने लगा। उधर लीबाओ से जब पूछा गया कि आप मिस याली से शादी करने के लिए विलिंग हो, तो वो खामोश रहा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। इधर बैठे हुए लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि लीबाओ खामोश क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या वो ये शादी नहीं करना चाहता? मॉम ने सुनकर उनको डांट दिया कि शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा बेटा ये शादी जरूर करेगा। तब तक लीबाओ का असिस्टेंट भी पहुंच आया, जो कहता है कि बॉस इस रिपोर्ट में यही लिखा है कि ज़ियाओली आपकी सगी औलाद है। ये सुनकर लीबाओ दिल ही दिल में खुश और सेटिस्फाइड हो गया, जबकि उसे याली पर गुस्सा आने लगा। जब उसे दोबारा पूछा जाता है कि क्या आप मिस याली से शादी करने के लिए विलिंग हो, तो वो बोला कि नहीं। याली को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। कहने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आज हमारी शादी
का दिन है। ली बाओ बोला कि एक बात मुझे सच सच बताओ, तुमने ही डीएनए रिपोर्ट चेंज करवाई थी ना? अगर आज तुमने मुझे झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार उसे भी मानना पड़ा कि हाँ मैंने ही डीएनए रिपोर्ट चेंज करवाई थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, आज हमारी शादी का दिन है। ली बाओ बोला कि अभी अभी मेरे सामने से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूं। जिसके बाद गार्ड्स याली को पकड़कर वहाँ से ले गए। यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये शादी कैंसिल हो गई। ली बाओ बोला कि किसने कहा शादी कैंसिल हो गई? ये शादी जरूर होगी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी दुल्हन कोई और बनेगी। जो कहने के बाद वो रूलन की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ मॉम खड़े होकर उसे डांटना शुरू कर देती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, सुन रहे हो ना मेरी बात, वहीं पर खड़े रहो। जबकि ली बाओ मॉम की बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ रूलन के पास पहुँच आया। रूलन भी उससे सवाल करते हुए पूछने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या? इसके बावजूद भी अपने पास से रिंग निकालकर उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। मैं मानता हूँ कि मैंने बार बार तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हारी बातों का यकीन नहीं किया, इसमें सारी की सारी गलती मेरी थी, पर मैं ये भी जानता हूँ कि ज़ियाओली मेरा बेटा है। रूलन का गुस्सा तो अभी भी कम नहीं हुआ था। कहने लगी कि खबरदार, अगर तुमने ज़ियाओली का नाम भी लिया तो उसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं। हम दोनों को तुमने कितनी बार ह्यूमिलिएट किया और आज तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, ये सोचकर कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। ली बाओ उससे बहुत सी माफिया मांगता है कि मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर रूलन उसे माफ नहीं करती। उल्टा वो रिंग उठाकर उससे कहीं दूर फेंक देती है और फिर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में ली बाओ अकेले उदास होकर बैठा हुआ था, जहाँ उसकी मॉम आकर उसे डांटने लगी कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, मैंने कहा था ना कि वो लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। ली बाओ बोला कि मॉम आखिर रूलन ने आपका बिगाड़ा ही क्या है? उसने ऐसा क्या कर दिया था जो आप उसके इतना अगेंस्ट हो? यहाँ जाने अनजाने में मॉम के मुंह से निकल गया कि गलती उसकी नहीं बल्कि उसके होरोस्कोप की है, जिस पर ली बाओ भी समझ गया कि यकीनन मॉम को उस फॉर्चून टेलर ने ही ऐसा वैसा कुछ कहा होगा जिनकी बातों पे ये बहुत यकीन करती है। वो मॉम से भी पूछने लगा कि मुझे सच सच बताओ, क्या उसने कुछ कहा था आपसे? मॉम उसे कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी, तो वो बोला कि ठीक है, फिर मैं खुद ही उसे ढूंढकर सारी बात उगलवा लूंगा। जिस पर मॉम भी उसे बताने के लिए राजी हो गई कि हाँ, उस फॉर्चून टेलर ने ही मुझे कहा था कि उस लड़की का होरोस्कोप तुम्हारे बेटे के साथ मैच नहीं कर रहा और अगर उसने तुम्हारे बेटे से शादी कर ली तो हमेशा उनकी लाइफ में डिजास्टर्स होंगे। आज से 5 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट और तुम्हारे ग्रैंडपा भी तो इसी लड़की की वजह से बीमार हुए। ली बाओ सब कुछ समझ चुका मॉम से पूछने लगा कि आज से 5 साल पहले क्या आपने ही रूलन को फोर्स किया था मुझे छोड़ जाने के लिए? मॉम की खामोशी ही उसे उसका जवाब दे देती है और वहाँ से चला गया। आदमी फॉर्चून टेलर मास्टर को उठा कर ले आए थे। वो भीख मांग रहा था कि मेरी कोई भी गलती नहीं, बल्कि मुझसे तो ये सारा काम जबरदस्ती करवाया गया। ली बाओ पूछता है कि किसने करवाया, मुझे सच सच बताओ वरना तो तुम्हारी भी खैर नहीं। जिस पर वो कहने लगा कि ये सब कुछ मुझसे मिस याली ने करवाया था। आज से 5 साल पहले आपके एक्सीडेंट में भी उसी का हाथ था। उसने ही मुझसे कहा कि मैं आपकी मॉम से कहूँ कि आपका और रूलन का होरोस्कोप एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसी के कहने पर मैंने आपकी मॉम को डराने के लिए ऊपर से गमला गिराया था और आपके ग्रैंडपा को भी उसने अपने हाथों से ही पॉइजन दिया ताकि उनकी बॉडी काम करना बंद कर दे। ली बाओ को तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अपने आदमियों से कहने लगा कि इसे उठाकर पुलिस के हवाले कर दो। जिसके बाद वो याली को भी ढूंढ कर लाने का हुक्म देता है कि चाहे वो जमीन के अंदर भी छुपी हो तभी मुझे हर हाल में वो चाहिए, उसे मेरे सामने लेकर आओ। उनमें से एक आदमी कहने लगा कि बॉस, हमें उनके घर से ये एक चिट्ठी मिली थी, शायद ही उसने सुसाइड कर लिया हो। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ली बाओ मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कुछ गलत किया, पर सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती थी, मगर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। ली बाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये जिंदा ही होगी, मुझे हर हाल में ये चाहिए। नेक्स्ट सीन में वोंग को रूलन के साथ दिखाया जाता है जो कि उसे अप्रिशिएट कर रहा था कि तुमने सबके सामने ली बाओ को रिजेक्ट कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो यही डिजर्व करता है। साथ ही वो अपने पास से रिंग निकालकर रूलन को प्रपोज करने लगा, पर उसने पहले ही मना कर दिया कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ली बाओ को रिजेक्ट जरूर किया पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपने दोस्त की तरह समझा। वोंग भी अब मजीद कब तक बर्दाश्त करता, गुस्से में कहने लगा कि आखिर तुम्हारे दिल से वो ली बाओ निकल क्यों नहीं रहा? क्या इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है? तब तक वहाँ ली बाओ भी पहुँच आया था जो वोंग को रूलन के करीब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। जब वोंग ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे थप्पड़ मार देता है। इधर रूलन ने उल्टा ली बाओ को ही थप्पड़ मार दिया कि मैं खुद ही अपने दोस्त से बात कर लूंगी। वो कहता है कि मैं जानता हूँ मैं तुमसे माफी मांगने की भी काबिल नहीं हूँ, बेशक तुम मुझे मारो या जान से ही मार डालो, पर प्लीज मुझसे इतनी बेरुखी मत दिखाओ। रूलन बोली कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम कभी भी पास्ट में नहीं जा सकते, कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकता। जबकि ली बाओ तो पागलों की तरह इससे माफी मांगता रहा कि अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती तो फिर मार ही डालो। रूलन कहती है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं मारूं तुम्हें, तो ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। जिसके बाद वो एक बोतल उठाकर उसे हिट कर देती है, मगर फिर ली बाओ का खून देखकर उसे फौरन से अफसोस भी होने लगा कि तुम मुझसे ऐसा काम क्यों करवाना चाह रहे थे जो मैं नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन भूल जाओ मुझे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ली बाओ बोला तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, ज़ियाओली मेरा बेटा है। रूलन कहती है कि नहीं, ज़ियाओली से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। क्या इससे पहले कभी तुमने उसके बारे में सोचा? तुम्हें याद नहीं जब उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं तुमसे भीख मांग रही थी, लेकिन तुमने हम पर जरा भी तरस नहीं खाया और आज अचानक से तुम्हें याद आ गया कि ज़ियाओली तुम्हारा बेटा है। मेरे सामने ये एक्टिंग करना बंद करो और जाओ यहाँ से। ली बाओ खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। वो अभी भी ये नहीं बताता कि बोन मैरो मैंने ही ट्रांसप्लांट किया था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ याली बहुत ही सावधानी के साथ हॉस्पिटल में ज़ियाओली तक पहुँच आई थी। इससे पहले कि वो कोई आवाज लगाता, यहाँ याली ने उसे बेहोश कर दिया। फिर बहुत ही खामोशी के साथ वहाँ से वापस
वापस जाने लगी। इवन के रूलन के पास से गुजरती है पर उसने इसे नहीं पहचाना। यहाँ अचानक से वोंग भी उसके सामने आते हुए कहता है कि रूलन, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका तरीका तो गलत ही था। रूलन बोली कि अगर पास्ट में मैंने कभी तुम्हें ऐसा फील करवाया हो कि हम दोनों की रिलेशनशिप का कोई चांस है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। अब बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से मिलना छोड़ दे, क्योंकि रूलन जान चुकी थी कि वोंग मेरे लिए फील करता है। उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई। फिर जैसे ही उसने ज़्याओली को वार्ड से गायब देखा तो वो परेशान ही हो गई कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। यहाँ उससे अचानक से एक रॉन्ग नंबर से कॉल भी आती है, जो कोई और नहीं बल्कि याली ही थी। उसे एक एड्रेस देते हुए कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाए तो फौरन से इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। अगर तो तुमने कोई चालाकी दिखाकर किसी और को बताने की या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। रूलन कहती है कि प्लीज उसे कुछ मत करना, आई स्वेयर मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और अगले ही सीन में वो उस बताए हुए जगह पर पहुंच गई। याली ने उसे देखकर दूर ही खड़े रहने के लिए कहा कि खबरदार, अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा। आज से 8 साल पहले जब मैंने लीबा को पहली नजर देखा था तो उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसको पाने के लिए, तुम्हें भी उसकी जिंदगी से निकाल बाहर किया। अगर तुम ना आती तो हम दोनों की शादी हो जाती, लेकिन नहीं, तुम तो चाहती ही नहीं हो कि लीबा मुझे मिल जाए। आखिर तुम वापस क्यों आ गई? रूलन उसे शांत करते हुए कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं लीबा के लिए वापस नहीं आई, बल्कि मेरा तो पहले से ही फियांसी है। मैं सिर्फ वोंग को ही लाइक करती हूँ। तुम प्लीज वोंग को छोड़ दो। आई स्वेयर मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी, प्लीज इसे जाने दो। याली बोली कि नहीं, लीबा अब सब कुछ सच जान चुका है कि ये बास्टर्ड उसी का ही बेटा है। अब तो वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। रूलन उसे शांत करने के लिए कहती है कि मैं लीबा को तुमसे शादी करने के लिए एग्री करूंगी, तुम मुझ पर यकीन करो। और जहाँ तक रही ज़्याओली की बात, तो मैं उसे लेकर अब्रॉड चली जाऊंगी और आइंदा कभी भी नहीं आऊंगी। इन्हीं बातों के दौरान रूलन बहुत ही समझदारी के साथ उसके पास चली गई और फिर उसके हाथ से नाइफ को दूर फेंक देती है। मगर अभी भी ज़्याओली की जान पूरी तरह से बची नहीं थी। याली उसे मारना चाहती थी, जबकि रूलन ने उसके हाथ से नाइफ को पकड़ रखा था। खुशकिस्मती से एंड टाइम पर वहाँ लीबा पहुंच आया, जो जल्दी से आकर याली को पीछे झटक देता है और देखता है कि कहीं रूलन और ज़्याओली को कुछ हुआ तो नहीं। वो भी ज़्याओली को अनटाई कर ही रहा था कि तभी याली रूलन पर पीछे से वॉर करने लगी और इसी वॉर को लीबाओ ने खुद पर ले लिया। यहाँ तो रूलन को भी उसे देखकर यकीन नहीं आता कि लीबाओ ने मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। जबकि याली को भी गुस्सा आने लगा। वो रोते हुए कहती है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो तुमने इसकी जान बचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचा दिया। यहाँ पर लीबाओ के आदमी याली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जबकि रूलन उसे संभालने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ लीबाओ को अभी तक होश नहीं आया था और जब मॉम ने उसे इस हालत में देखा वो तो रोते हुए सारा ब्लेम रूलन को देने लगी कि आज से 5 साल पहले भी मेरे बेटे का एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था और आज भी वो इस हाल में तुम्हारी वजह से पहुंचा। तुम्हारा खुद का भी एक बेटा है, क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी? असिस्टेंट उन्हें समझाते हुए बोला कि मैडम आप मिस रूलन को दोष देना बंद करें। हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि आज से 5 साल पहले बॉस का जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी मिस याली ने करवाया था। तभी वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर रूलन पूछने लगी कि डॉक्टर प्लीज मुझे बताइए इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर ने बताया क्योंकि लीबाओ ने ही ज़्याओली को बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था और उसके बाद ये दूसरा बड़ा हादसा उसके साथ बहुत जल्दी ही हो गया। उसकी बॉडी भी काफी वीक हो चुकी है, इसलिए होश आने में टाइम लगेगा। रूलन तो सुनकर जैसे शॉक्ड ही हो गई थी, क्योंकि वो अभी तक लीबाओ को गलत समझती रही, जबकि लीबाओ की मॉम भी उसे डांटती रही कि तुमने ऐसा क्यों किया? देखो अब तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा वीक हो चुकी है, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। रूलन भी उसे कहती है कि प्लीज लीबाओ उठ जाओ, हम दोनों ही एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते रहे, मैं ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म कर देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में त्यान को दिखाया गया, जो कि लीबाओ के आईसीयू में होने का फायदा उठाता है। शेयर होल्डर्स को मैनिपुलेट करते हुए कह रहा था कि लीबाओ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, कब इस दुनिया से चला जाए कौन जाने। इसके बाद तो ली फैमिली और इस कंपनी का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। तुम में से जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है वो मुझे वोट दे दे, वरना तो यहाँ से उठकर चला जाए। शेयर होल्डर्स जानते थे कि त्यान इतना कैपेबल नहीं कि वो इस कंपनी को संभाल सके। कहने लगा कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे जब तक तुम किसी ऐसे बंदे को नहीं लेकर आ जाओ जो इस कंपनी को संभाल सके। त्यान को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वैसे बात तो सच ही थी, वो निकम्मा अभी तक कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या कर लेगा। यहाँ उसे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई, जो कि वोंग ही था। कहने लगा कि मैं ली फैमिली का कंट्रोल हासिल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। त्यान पूछने लगा कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं कौन हूँ ये बात मैटर नहीं करती, मेरी शर्त सुनो कि मुझे ली फैमिली की आधी जायदाद चाहिए। पहले तो त्यान ने इसे एरा गैरा समझकर मना कर दिया, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि शायद यही इंसान मेरी मदद कर सकता है, तो उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। वोंग दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब जब मुझे आधी जायदाद मिल जाएगी तो मैं भी लीबाओ की तरह अमीर हो जाऊंगा और फिर उससे रूलन को छीन लूंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। ये बात लीबाओ के असिस्टेंट ने रूलन तक भी पहुंचा दी कि त्यान कंपनी में शेयर होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस रखवाने वाला है। ग्रैंडपा और मिस्टर लीबाओ कोमा में है, इसलिए वो सभी असेट्स को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। रूलन भी सुनकर परेशान हो गई कि ये सब कुछ तो लीबाओ की मेहनत थी, मैं इतनी आसानी से उसे इन सब चीजों पर कंट्रोल करने नहीं दे सकती। मॉम को भी त्यान से ये उम्मीद नहीं थी। लीबाओ से कहने लगी कि बेटा उठ जाओ, अगर तो तुम नहीं उठे तो त्यान तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। नेक्स्ट सीन कॉन्फ्रेंस का दिखाया गया, जहाँ त्यान और वोंग आपस में ही मशवरे कर रहे थे कि हमने लीबाओ के अगेंस्ट जो इन शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसकी वजह से तो यकीनन उन सबका भरोसा लीबाओ पर उठ जाएगा और कोई नया प्रेसिडेंट चुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। वोंग कहने लगा कि मुझे आधी जायदाद देने का किया हुआ वादा मत भूलना, जबकि त्यान दिल ही दिल में सोच रहा था कि तुम ख्वाब देखते जाओ, जबकि ये सब कुछ तो सिर्फ मेरा ही होगा।
इधर वोंग भी दिल में यही सोच रहा था कि बेटा एक बार मुझे आधी जायदाद मिल जाए, फिर बाकी की तुमसे कैसे निकलवानी है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद त्यान खड़ा होकर सबको बताने लगा कि अब से मैं ही इस कंपनी का नया प्रेसिडेंट हूँ। अगर तुम में से कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता तो ये उसका अपना नुकसान होगा। इसी डर से बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मगर तभी यहाँ पर जुलिन आती है ज़ियाओली को लेकर, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे इस फैसले को नहीं मानती। सभी शेयर होल्डर्स को भी बताने लगी कि ली बाओ की जायदाद कभी भी त्यान को नहीं मिल सकती, क्योंकि ली बाओ का वारिस मौजूद है। ज़ियाओली मेरा और ली बाओ का ही बेटा है। आज से 5 साल पहले जब मैं उसे छोड़कर गई थी तब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। त्यान उसकी बात पर हंसने लगा कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाओगी और कहोगी कि ये तुम्हारा और ली बाओ का बच्चा है, तो क्या यहाँ पर सब यकीन कर लेंगे? जुलिन ने बताया कि अगर आप में से किसी को भी मेरी बात का यकीन नहीं तो वो इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को देख सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज से 3 महीने पहले ली बाओ ने ही ज़ियाओली को बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था, जो कि सिर्फ क्लोज ब्लड रिलेटिव ही कर सकता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर यहाँ शेयर होल्डर्स आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि 90% जायदाद ली बाओ के बेटे के नाम हो जाएगी और त्यान का तो इस कंपनी में इंटरफेयर करने का कोई हक ही नहीं होगा। वोंग जल्दी से आकर जुलिन को खामोशी से कहता है कि जैसा हो रहा है उसे होने दो, तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे बेटे को उसका हक मिले, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसे उसका हक जरूर मिलेगा। जुलिन बोली कि नहीं, जो ली बाओ का है मैं उसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। तुमसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इतना ज्यादा गिर जाओगे। वोंग ने जब देखा कि जुलिन ऐसे नहीं मानने वाली तो सबके सामने झूठी डीएनए रिपोर्ट दिखा देता है कि असल डीएनए रिपोर्ट तो मेरे पास रही, जो इसके हाथ में है वो फेक है। त्यान ने भी बहुत मजे से उसके हाथ से वो रिपोर्ट लेकर पाड़ दी कि इस फैमिली का वारिस तो सिर्फ मैं ही बच्चा हूँ, तुम्हारा ये फेक बेटा नहीं। पीछे से ग्रैंडपा आते हुए बोले कि क्या मैं भी तुम्हारे लिए फेक हूँ? उसे देखकर तो त्यान के होश ही उड़ गए कि ये बुढ़ा अचानक से क्यों उठकर आ गया। ग्रैंडपा ने आते साथ ही इसे थप्पड़ मार दिया कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और तुम्हें जायदाद की पड़ी हुई थी। आज से त्यान नाम का मेरा कोई भी बेटा नहीं, मेरी सारी जायदाद का वारिस सिर्फ ली बाओ और उसका बेटा है। इस पर त्यान भी उनसे लड़ने लगा कि आपने कभी भी मुझे अपनी औलाद की तरह ट्रीट नहीं किया, पहले मेरे बड़े भाई को प्यार करते रहे और अब उनकी औलाद को। जबकि ग्रैंडपा उसे कह रहे थे क्योंकि तुम इस लायक नहीं, क्योंकि तुमने मेहनत करने के बजाय जोर जबरदस्ती करने का रास्ता चुना। नेक्स्ट सीन में इन दोनों माँ बेटे को ली बाओ के साथ दिखाया गया, जहाँ जुलिन उसे कहती है कि मैं 5 साल तक तुमसे दूर रही, लेकिन इन 5 सालों में एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं और हमारा बेटा तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ज़ियाओली बोला कि डैडी डैडी उठ जाओ ना, देखो मामा आपके लिए रो रही हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ ली बाओ को भी होश आ गया। जुलिन को अपने पास देखकर तो उसके पास लफ्ज ही नहीं थे कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे बयान करे। नेक्स्ट सीन हमें इनकी हैप्पी फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ ली बाओ को उसका बेटा मिल गया और मॉम को उसका ग्रैंडसन। साथ ही वो जुलिन से भी माफी मांगने लगी कि मैंने पास्ट में तुम्हें और ज़ियाओली को टारगेट किया, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। जुलिन कहने लगी कि आंटी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको मैनिपुलेट करने वाली याली थी। और मॉम कहती है कि तुम मुझे अभी भी आंटी कह रही हो, बल्कि मुझे मॉम कहकर बुलाओ। बेचारा ली बाओ इतने सालों से ये वाली खुशी देखने के लिए तरस चुका था। नेक्स्ट सीन हमें इन दोनों की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों ही परफेक्ट ब्राइड और ग्रूम बने हुए थे और ज़ियाओली इन दोनों के लिए रिंग्स लेकर आया। ये वाला सीन तो वाकई ही बहुत क्यूट लग रहा था, जहाँ ज़ियाओली अपने मामा पापा की शादी देख रहा होता है। ली बाओ से तो जैसे ही पूछा गया कि तुम इस शादी के लिए विलिंग हो तो उसने फौरन से हाँ कर दी, और जब जुलिन की बारी आती है तो उसकी जगह ज़ियाओली बोल पड़ा कि हाँ मेरी मम्मी शादी करने के लिए विलिंग है। सभी ज़ियाओली पर हंसने लगे। यहाँ इन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हक कर दिया और इसी प्यारी सी मोमेंट के साथ हमारी सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।